चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में अर्थात बाद वाले समय में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। आप इंग्लिश इसका पढ़ेंगे, ठीक है, वो आप पीडीएफ में भी पढ़ सकते हैं, यहाँ भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। शस्त्र, कृषि और औजार, लिपि और सिक्का। तो निष्क शब्द किस रूप में बाद में प्रयोग में आने लगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिक्का। याद रखेंगे कौन सा, तो सिक्का, केवल और केवल सिक्का होगा। सोर्स क्या है, तो प्राचीन भारत का इतिहास, केसी श्रीवास्तव जी का। तो वैदिक काल में गले के आभूषण के लिए निष्क शब्द का प्रयोग किया जाता था, परंतु परवर्ती काल में निष्क का प्रयोग सिक्के के लिए किया जाने लगा। ये मैं सोर्स दे रहा हूं, यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सिक्का। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई। महायान शाखा, अजातशत्रु, धर्मपाल, अशोक, कनिष्क। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। याद रखेंगे कनिष्क के टाइम पीरियड में ये जो महायान शाखा है, ये औपचारिक रूप से इसका याद रखेंगे कि विभाजन हो गया था। ठीक है, महायान शाखा और हीनयान शाखा से विभाजित होकर के महायान शाखा बन गया था। अब ये जो आयोजन हुआ था वो वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था, उस समय उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ये बात ध्यान में आपको रखनी है, ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन आप खुद खुद से ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। चलिए, मेरे पास समय का अभाव रहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न आपको सॉल्व करवा दिया जाए। चलिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जिन कैवल्य रत्न निर्वाण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, निर्वाण। क्या है, पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य, सॉरी, पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, कैवल्य। अब एक चीज इसमें याद रखिएगा कि 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुई थी, यानी कैवल्य प्राप्त हुई थी। और अगर गौतम बुद्ध की बात करें तो उन्हें 6 वर्ष के बाद, ठीक है, इन्हें 12 वर्ष के बाद, 2 गुने हैं, ये याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखदत्त। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा विष्णुगुप्त। याद रखेंगे, चाणक्य का अन्य नाम क्या क्या है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ये भी याद रखेंगे, कौटिल्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। चलिए, अगला है, निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है, यानी इंसाइक्लोपीडिया है। ठीक है, अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, बृहत संहिता या अष्टांग हृदय। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बृहत संहिता। याद रखेंगे, क्या है, बृहत संहिता। किसने लिखा है, वाराहमिहिर। कब लिखा है, गुप्त काल में। और किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो संस्कृत में। ये भी ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है। आयुर्वेद शास्त्र से कौन इनमें से नहीं आते हैं, धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक या सुश्रुत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, भास्कराचार्य। क्यों, क्योंकि वो खगोल शास्त्री थे, गणितज्ञ भी थे और खगोल शास्त्री भी थे। ये याद रखेंगे। 1114 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था भास्कराचार्य का, और वो मैथमेटिशियन थे और खगोल शास्त्री थे। ये भी ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इनका एक जो बुक है वो खगोल विद्या पर, वो कौन सा है, लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि। गणित पे क्या है, लीलावती, और खगोल विद्या पे सिद्धांत शिरोमणि। ये ध्यान में रखेंगे। कौन है ये, भास्कराचार्य। ठीक है, चलिए, बाकी जो धन्वंतरी हैं, चरक हैं, सुश्रुत हैं, इनका जो है वो किससे संबंधी है, इनका संबंध है मेडिसिन से। ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, अगला है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वे कहाँ हैं। चोल से संबंधित कौन सा शिलालेख है, तंजावुर में, उरेऊर में, कांचीपुरम में, उत्तर मेरूर में। तो आपने पढ़ा होगा उत्तर मेरूर शिलालेख। क्या है, उत्तर मेरूर अभिलेख, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, उसी में चोलों के बारे में है कि उनका जो स्थानीय सुशासन था वो किस प्रकार से चलता था। तो 3 भागों में विभाजित था, उर, सभा और नगरम। अगला है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृति से, ताम्रपाषाण संस्कृति से, वैदिक संहिताओं से, या चांदी की आहत सिक्कों में। कहाँ पे ये प्राचीनतम साक्ष्य यानी कि चांदी होने का प्रमाण मिलता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, हड़प्पा संस्कृति से। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में, हमने पढ़ा है कि क्या होता है, चांदी का आयात होता था उस समय में। कहाँ से आयात होता था, तो अफगानिस्तान से। ठीक है, चलिए, और साथ ही साथ जावर और अजमेर में भी पाया जाता था। चलिए,
अगला है गांधार शैली में मूर्ति कला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धर्म चक्र या भूमि स्पर्श? इसका क्या आंसर हो जाएगा? अब धर्म का उपदेश दिए तो धर्म चक्र परिवर्तन आपने पढ़ा होगा, तो क्या मुद्रा है? धर्म चक्र, ये याद रखेंगे। ठीक है, गांधार शैली में बनी है। अब एक चीज और भी आप याद रख सकते हैं कि सबसे पहले जो मूर्ति का निर्माण हुआ था वो बौद्ध धर्म से ही संबंधित व्यक्ति भगवान बुद्ध की ही प्रतिमा का सबसे पहले निर्माण किया गया था। लेकिन मंदिरों का जो स्ट्रक्चर है वो हिंदू धर्म में सबसे पहले गुप्त काल में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। आगे आ जाते हैं, जब तक जीवित रहो। और गांधार शैली के बारे में याद रखेंगे कि यूनानियों का जो मूर्ति होता था उसी को कॉपी करके गौतम बुद्ध का भी बनाया गया था मूर्ति। और आप जो बाल देखते होंगे गौतम बुद्ध का घुंघराले बाल, वो यूनानियों की ही एक प्रकार से उन्होंने कॉपी किया था। कनिष्क के टाइम पीरियड में ऐसा कॉपी हुआ था, ये भी ध्यान में रखेंगे। आगे है, जब तक जीवित रहो सुख से रहो, और चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर यानी कि समाप्त हो जाने पर, मृत्यु हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता, यानी कि पुनर्जन्म नहीं हो सकता। यानी कि एक तरह से पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? कपाली संप्रदाय वालों की, नागार्जुन के शून्यवाद की, आजीवकों की, या फिर चारवाकों की? किसकी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चारवाक। ये याद रखेंगे, किसकी है? चारवाकों की। ठीक है, अब इसके बारे में भी थोड़ा सा फैक्ट आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ये जो चारवाक का दर्शन जो है वो एक प्रकार से जिसको प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं उसी में विश्वास करते हैं, यानी कि प्रत्यक्षवादी हैं। ठीक है, ईश्वर में इन्हें विश्वास नहीं है, क्योंकि ये जब ये बोलते हैं कि मैं जब देखता ही नहीं हूं तो मुझे विश्वास नहीं होगा, जब मैं देखूंगा तो ही विश्वास करूंगा, इसलिए इन्हें अनीश्वरवादी कहा जाता है, प्रत्यक्षवादी कहा जाता है। भौतिकवादी हैं, यानी कि जो धन को महत्व देते हैं, भौतिक पदार्थों को महत्व देते हैं। सुख जो फिजिकल वर्ल्ड में जो हमारा इस लोक में जो हमारा सुख है उस पे ये फोकस करते हैं, ना कि परलोक में, क्योंकि इनके पास परलोक की अवधारणा नहीं है। ठीक है, और ये सुखवादी दर्शन है, हमेशा सुख प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो चारवाक का दर्शन ये आप याद रखेंगे। ठीक है, टोटल 9 दर्शन है, जिसमें कि 6 दर्शन तो आपने पढ़ा होगा, मीमांसा इस तरह का दर्शन, और 3 दर्शन में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और चारवाक दर्शन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है हमारे भारतीय दर्शन में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघ वर्ष या चामुंड राय? तो गोमतेश्वर की मूर्ति याद रखेंगे किसका है? तो इसका जो निर्माण करवाया था वो चामुंड राय ने करवाया था। किसने करवाया था? चामुंड राय ने। ठीक है, और ये क्या थे? ये मंत्री थे। कौन थे मंत्री, किनके यहाँ मंत्री थे वो भी याद रखेंगे। गंगवंशी शासक, मैसूर के, यानी कर्नाटक में जो मैसूर स्थित है वहां के गंगवंशी शासक के एक मंत्री थे ये चामुंड राय। उन्हीं के द्वारा भगवान ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति स्थापित की गई थी, और ये 17 मीटर ऊंची है। ये भी ध्यान में रखेंगे, पूछा गया है प्रश्न। अब शल्लेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? अपना देह त्याग किया था, तो वो भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। अब एक कुछ नाम आपको पूछे जा सकते हैं जो जैन धर्म से संबंधित हैं, जो इंपोर्टेंट राजा, जैसे उदयन है, नंदराज हैं, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक धंगदेव। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा? जियाउद्दीन बर्नी, शम्स ई सिराज अफीक, मिन्हाज उस सिराज या अमीर खुसरो? किसने देखा था 8 सुल्तानों का शासन दिल्ली में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो ने देखा था, ये भी ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ कुछ और भी इनके बारे में फैक्ट है दिया हुआ, वो भी आप पढ़ेंगे। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है उसमें कौन कौन है? आशिका, लैला मजनू, तुगलकनामा, नूह, सिपेहर। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया? बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी? किसने फारसी त्योहार नौरोज का प्रारंभ भारत में किया था? ये तो ईरानी त्योहार है, इसे भारत में किसने स्टार्ट किया था? तो बलबन ने किया था। ये भी ध्यान में रखेंगे, किसने? बलबन ने। इसका प्रमाण है मध्यकालीन इतिहास, हरिश्चंद्र वर्मा। हालांकि आगे मैं सोर्स आपको नहीं दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप जो जो क्वेश्चंस देख रहे हैं उनका मैं सोर्स भी देता जा रहा हूं, ताकि आप कमेंट में बिना मतलब का कोई डिबेट ना स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए, अगला देखते हैं क्वेश्चन।
राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? राज्य के खर्च पे अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, अकबर, औरंगजेब। आंसर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। याद रखेंगे, राज्य के खर्च पर हज का व्यवस्था सबसे पहले किसने किया है? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। अब इनका जो टाइम पीरियड है वो याद रखेंगे, 51 से 88, 1351 से 1388 तक, ये ध्यान में रखेंगे। इन्होंने काफी कल्याणकारी कार्य की है। तो जैसे नहर खुदवाई हैं 5 बड़ी नहरें, 1200 फल के बाग लगवाए हैं। इसके साथ साथ मुस्लिम स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए दीवाने खैरात नाम का एक विभाग भी बनाया था, दासों के लिए दीवाने बंदगान बनाया था। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए, अगला है, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई? मनसबदारी प्रणाली, अफगानिस्तान, तुर्की, मंगोलिया, फारस। इसका आंसर क्या होगा? मंगोलिया। याद रखेंगे, अकबर जो मुगल थे, और मुगल जो शब्द है वो मंगोलों से ही लिया गया है, ये ध्यान में रखेंगे। अब एक चीज और इसमें याद रख सकते हैं आप कि जहांगीर के टाइम में जो दस्ता जो मनसबदार को जो मिलता था उसे क्या कहा गया? 2 अस्पा हो गया, फिर सिंह अस्पा हो गया। ये किसके समय में? जहांगीर के समय में। और अकबर के समय में क्या था? अकबर के समय में जो यह व्यवस्था जो थी मनसबदारी, वो प्रारंभ की गई थी। ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? दिल्ली का किला ए कुहना मस्जिद, जौनपुर की अतला मस्जिद, गौर की बड़ा सोना मस्जिद। ठीक है। गौर की बड़ा सोना मस्जिद या फिर दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था? आंसर होगा, याद रखेंगे, दिल्ली का किला ए कुहना मस्जिद। याद रखेंगे, कौन सा है? दिल्ली का किला ए कुहना मस्जिद। अब कुछ और भी याद रखेंगे इसके बारे में, जैसे पुराना किला जो दिल्ली में स्थित है, वहां पे किला ए कुहना नाम का एक मस्जिद बनवाए 1545 में। इसी वर्ष इनका मृत्यु भी हो गया था कलिंजर के युद्ध में। ठीक है, अभियान में। इस मस्जिद के उज्जवल वास्तु कलात्मक गुणों के कारण उत्तर भारत की इमारतों में इसको उच्च स्थान दिया जाता है, यानी काफी खूबसूरत है ये। चलिए, किला ए कुहना। अगला है, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? गुलबदन बेगम, नूरजहां बेगम, जहांआरा बेगम, जेबुनिसा बेगम। महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं, यानी कि वो लेखिका कौन है? आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, गुलबदन बेगम। ठीक है। और इन्होंने क्या लिखा है? याद रखेंगे, गुलबदन बेगम के बारे में आपको क्या याद रखना है कि इन्होंने हुमायूं नामा ग्रंथ लिखा है। ठीक है। तो हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम, याद रखेंगे। अब नूरजहां कौन थी? तो जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है। जहां आरा जो थी वो बड़ी पुत्री थी शाहजहां की, और जेबुनिसा जो थी वो औरंगजेब की पुत्री थी। हालांकि सभी पढ़ी लिखी थी। ठीक है। अगला देखते हैं। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी अमृतसर, लाहौर, पटियाला, कपूरथला। तो महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो आंसर हो जाएगा लाहौर। अब कोई कोई कंफ्यूज करेंगे और बोलेंगे कि अमृतसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आध्यात्मिक राजधानी थी। क्या थी राजधानी? अमृतसर आध्यात्मिक, और लाहौर प्रशासनिक राजधानी थी। ठीक है। ये भी ध्यान में रखेंगे। सुकरचकिया मिसल से इनका संबंध था। चलिए, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की? संयुक्त पूंजी कंपनी, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच या डेनिश? तो भारत के साथ सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की है? तो ये याद रखेंगे, डचों ने प्रारंभ की है। किसने प्रारंभ की है? डचों ने। और कुछ इसके बारे में आपको फैक्ट है यहाँ पे दिया हुआ, वो भी आप पढ़ेंगे। ठीक है। और खास करके इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा दिए गए 15 वर्षीय व्यापार अधिकार पत्र से दिसंबर 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई है। ये प्रश्न काफी बार पूछा है आपको, डचों के बारे में और फ्रेंच के बारे में, ये भी आपको एक्सप्लेनेशन में पढ़ने हैं। चलिए, अगला है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला, अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय या ट्रावनकोर का राजा? तो सहायक संधि किसने सबसे पहले स्वीकार किया था? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, हैदराबाद के निजाम 1798 ईस्वी में। मैसूर
मैसूर कब? 1799 ईस्वी में, याद रखेंगे मैसूर 1799। और अवध, अवध कब किया था? वो 1801 में। ये तीनों आपको याद रखने हैं क्रम से। चलिए अगला है, संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? अर्थात संबलपुर से वो कौन सा विद्रोही नेता था? तीरथ सिंह, सुरेंद्र साई, कटबोमन या सैयद अहमद बरेलवी, वो कौन थे? तो याद रखेंगे संबलपुर कौन है? सुरेंद्र साई। संबलपुर सुरेंद्र साई, याद रखेंगे संबलपुर सुरेंद्र साई। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। और वो उड़ीसा में स्थित है। संबलपुर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। अब खासी विद्रोह के भी नेता थे, वो बार बार पूछा जाता है, सरदार तीरथ सिंह। खासी विद्रोह 1833 में स्टार्ट हुआ, आदिवासी खासी आदिवासी विद्रोह है। अगला है 1857 के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील या फिर पावना विद्रोह? 1857 के जस्ट बाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नील विद्रोह, याद रखेंगे। 1858 में, 1859 में, याद रखेंगे, नील उपद्रव प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1859 में बंगाल में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब पावना विद्रोह, सन्यासी, संथाल उपद्रव, ये सब आप यहाँ पे जरूर पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे एक नोट बनाने का। ठीक है, जो जो आपको मुख्य बिंदुएं आपको मिलेंगी आप उसे नोट डाउन करते जाइएगा। चलिए अगला है, 1793 के बंगाल रेगुलेशन का विशिष्ट लक्षण क्या था? बंगाल रेगुलेशन, उसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का उपबंध था। उसमें अंग्रेजी विधि का प्रयोग केवल अंग्रेजों के लिए सीमित हो गया था। उसमें हिंदुओं और मुसलमानों की स्वीकृत विधियों को भी स्थान दिया गया था। उसमें भारतीय विधि आयोग की नियुक्ति का उपबंध था। तो 1793 के बंगाल रेगुलेशन का विशिष्ट लक्षण क्या था? क्या होगा? याद रखेंगे, उसमें हिंदुओं और मुसलमानों की स्वीकृत विधियों को भी स्थान दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1793 में। ठीक है, मुख्य बात क्या है? हिंदू और मुसलमान में जो प्रचलित विधियां थी, ठीक है, सामाजिक जो उनका जो विधि वगैरह था, जैसे जो भी संस्कार वगैरह होते हैं हिंदू धर्म में या फिर मुस्लिम धर्म में, तो सबको क्या क्या दिया गया था? उनको भी जो है उनका भी सह अस्तित्व की बात कही गई थी। ठीक है, चलिए तो आप पढ़ेंगे किसमें क्या दिया गया था। अगर आपको से क्वेश्चन पूछा जाए व्यापारिक अधिकारों के लिए 20 वर्ष कब बढ़ाया गया पहली बार, तो 1793 में। ठीक है, 1793 में। उसके बाद फिर से 20-20 वर्ष जुटता गया। अब इस समय में 1793 में और क्या हुआ था? गवर्नर जनरल के अधिकार का विस्तार को बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी तक विस्तारित कर दिया गया था। इसके बाद जो भी गवर्नर जनरल का जो सदस्य था गवर्नर जनरल परिषद का, उन सभी को क्या दिया गया? भारतीय पैसे से ही उनका जो वेतन वगैरह देना स्टार्ट कर दिया गया। इसके बाद हिंदू और मुसलमानों में जो प्रचलित विधियां थी, जो भी संस्कार वगैरह थे, जो भी सामाजिक विधियां थी, उन सबको भी स्थान दिया गया। और अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो वो 1773 के चार्टर एक्ट में हुई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट विधि आयोग और विधि सदस्यों की नियुक्ति कब स्टार्ट की गई थी? तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। अगला है, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई और मणिबेन पटेल। तो चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी का किसने साथ दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। याद रखेंगे राजकुमार शुक्ल जो है वो काफी वही इनवाइट किए थे और वो गांधी जी का काफी साथ दिए थे। लेकिन और भी व्यक्तित्व थे उनके साथ, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे हस्ती, अनुग्रह नारायण सिन्हा, नरहरि पारीख, मजरूल हक, जेबी कृपलानी, ब्रिज किशोर और महादेव देसाई, ये भी इनके साथ में थे। और ये प्रश्न पूछा भी गया है, तो इनका भी नाम आपको याद रखने हैं। एटलीस्ट मेंस में ये काम आ जाएगा आपको। अगला है, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? महात्मा गांधी भारत कब आए थे? सबसे पहला तो ये है। तो उससे पहले ऐसी कौन कौन सी घटना हुई थी बाहर में, भारत से बाहर, जिससे प्रभावित होकर के भारत में लोग क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्वॉल्व हुए थे? क्योंकि उसके बाद फिर एक चरण, प्रथम चरण क्रांतिकारियों का समाप्त हो जाता है, 1905 तक वो चलता है। ठीक है, उसके बाद फिर से अब गांधी जी कब आते हैं? गांधी जी जब आएंगे तो उसके बाद क्या क्या होगा वो आप यहाँ पर
पढ़ेंगे ऑप्शंस में। 1898 की इटली अबसीनिया युद्ध, ये भारतीयों को प्रभावित कर रहा था गांधी के आने से पहले। चीन के बॉक्सर आंदोलन, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन और रूस जापान के युद्ध में विजय, जापान की विजय, इसमें से कौन कौन चीज भारतीयों को अट्रैक्ट कर रहा था? इसका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, सभी। अब 1915 में गांधी जी जनवरी में, 9 जनवरी 10 जनवरी को गांधी जी आए थे। ठीक है, तो जब वो भारत आए थे तो उससे पहले भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी उसके पीछे कहाँ से लोग प्रेरणा ले रहे थे? युवाओं को इटली अबसीनिया युद्ध, इससे भी प्रेरणा मिल रही थी। अब अबसीनिया जो है उस समय में, वर्तमान समय में इथोपिया कहलाता है। ठीक है, अदिस अबाबा जिसकी राजधानी है। और वहां पे इटली क्या करता है? इटली को वहां पे हरा दिया जाता है। ऐसे साम्राज्यवादी देश को अबसीनिया जैसा छोटा सा देश हरा देता है। काफी मशक्कत करनी पड़ती है इटली को वहां पे अपना पैर जमाने में, 1898 में। इसके बाद चीन में बॉक्सर आंदोलन होता है। ठीक है, और बॉक्सर आंदोलन चीनी राजा के समर्थन में तो था, राजवंश के समर्थन में तो था, लेकिन विदेशियों पे वो हमला करता था, यूरोपियों पे हमला करता था, मुक्का मारता था, बॉक्सिंग मारता था। तो ये याद रखेंगे, 1898 से 1901 तक चला था ये। ठीक है, धार्मिक एक प्रकार से आंदोलन था, सामाजिक आंदोलन था। आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन, आयरलैंड में भी आपको पता होगा कि आयरलैंड का जो उत्तरी हिस्सा है वो आज भी अंग्रेजों के अधीन है। ठीक है, तो ब्रिटेन के अधीन है, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन के अधीन है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे आयरलैंड में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था। और इसके साथ ही साथ 1905 में रूस जापान का युद्ध हुआ था, और रूस जैसे बड़े साम्राज्यवादी देश को जापान जैसे छोटे से महाशक्ति द्वारा क्या किया गया था? हरा दिया गया था। ठीक है, तो ये भी काफी प्रेरणा दे रही थी भारतीय युवाओं को। ठीक है, फिर गांधी जी आते हैं, फिर हमारा जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। अब फिर से दूसरा चरण उसका प्रारंभ होता है, कब? असहयोग आंदोलन के समापन के बाद। ठीक है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? रैयतवाड़ी, बंगाल, मद्रास, बम्बई, या मद्रास और बंगाल दोनों प्रेसिडेंसी में कहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई थी? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा मद्रास और बम्बई दोनों जगह रैयतवाड़ी। आप पढ़े होंगे रैयतवाड़ी के बारे में, क्योंकि भारत के 51% हिस्सों पर रैयतवाड़ी व्यवस्था ही लागू थी। उसमें बम्बई और मद्रास दोनों आते थे, असम भी आते थे। तो ये भी याद रखें, असम के अधिकांश भाग, बम्बई और मद्रास, यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। चलिए, पिछड़े वर्ग का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। तो पिछड़े वर्ग का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? वो था सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले। आपने पढ़ा होगा ज्योतिबा फूले का नाम। तो उनके गुलामगिरी काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है उनका। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे। अब एक चीज आपसे यहाँ पे आपको याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को क्या कहा है? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता। ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए आपको यहाँ पे हाईलाइटेड किया हुआ है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये जो टेस्ट सीरीज बनाया गया है, इसमें आपको हर जो भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम हुआ है स्टेट लेवल पे या फिर यूनियन लेवल पे, वो सारा आपको उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इसमें शामिल मिलेंगे। बीपीएससी का तो 70-80% प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने इसमें शामिल किया है, और साथ ही साथ कुछ जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं उन्हें भी हमने शामिल किया है। तो आप इस टेस्ट सीरीज पे 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, और प्लीज़ आप इस टेस्ट सीरीज को और भी स्टूडेंट्स तक शेयर कर दें। चलिए, तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1835 के मैकाले के मिनट, 1882 का हंटर आयोग, या फिर 1854 का वुड डिस्पैच। आधुनिक शिक्षा प्रणाली भारत में क्या होगा आंसर? आंसर होगा 1835 के मैकाले के मिनट, 1835 के मैकाले के मिनट। अब ये याद रखिएगा कि मैकाले को क्या बनाया गया था? विधि सदस्य। ठीक है, और इन्हीं के अध्यक्षता में लोक शिक्षा समिति का गठन भी किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अब
इसमें आपको एक और भी चीज याद रखना है कि ये जो मैकाले का संस्मरणार्थ लेख है अर्थात मैकाले मिनट है, ये 2 फरवरी 1835 को भारत में क्या हुआ था, स्टार्ट किया गया था, लिखा गया था, प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका क्या नाम था? बंगाल इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सेटलर्स एसोसिएशन, जमींदारी एसोसिएशन। आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा जमींदारी एसोसिएशन, लैंडलॉर्ड। याद रखेंगे क्या है इसका, लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। ठीक है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी या लैंड लॉर्ड एसोसिएशन, जो भी आप कहें, ये भी याद रखेंगे, या फिर इसे आप जमींदारी एसोसिएशन भी कह सकते हैं, जमींदारी एसोसिएशन। चलिए आगे है, इसके जो प्रमुख नेता थे लैंड होल्डर सोसाइटी के, प्रसन्न कुमार ठाकुर और राजा राधाकांत देव, ये काफी बार पूछा गया, राजा राधाकांत देव। ठीक है, चलिए अगला है, भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, यह उपयुक्त विवरण किसके लिए है? क्योंकि एक भारतीय कपड़ा व्यापारी भी हैं, बैंकर भी थे, कांग्रेसी भी थे और महात्मा गांधी के क्लोज व्यक्ति फ्रेंड भी थे। ठीक है, जीडी बिरला, एम आर जयकर, जमनालाल बजाज, बी एस श्रीनिवास शास्त्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था है, कुशीनगर, पटना नगर, गंडक नगर, सोन नगर। सबसे पुरानी नगर व्यवस्था क्या है? आंसर हो जाएगा पटना नगर। याद रखेंगे कौन? पटना, जिसे पाटलिपुत्र भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पुरुष पुष्पपुरी भी कहा जाता है, पुष्पपुर या पुष्पपुरी, और कुसुमपुर भी कहा जाता है। ठीक है, ये पटना को। अगला देखते हैं, बिहार में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया था, जिसके माध्यम से जमीन भूमि सुधार का प्रयास किया गया था? 1935, 1950, 1966, 1971। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में। आपको यहाँ पे 1950 का दशक भी दिया जा सकता है, क्योंकि अगर सुधार के बारे में बात की जा रही है, भूमि सुधार कब लागू हुआ था, तो 1950 के दशक में भी हो सकता है। और स्पेशली अगर पूछा जाए कि ये एक्ट कब आया था, अधिनियम कब आया था, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, ये कब आया था, तो ये 1950 में आया था। ठीक है, चलिए इसके अतिरिक्त आप इस एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? बिहार एक्ट के नाम से। के बी सहाय जो थे, इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था इस एक्ट को लागू करवाने में। बजरंग सहाय के बी सहाय का साथ देने में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाए थे। कामेश्वर सिंह जो कि विरोधी, इस एक्ट का विरोध कर रहे थे, वो उन विरोध करने वालों में एक तरह से वही लीडरशिप कर रहे थे, और अनुच्छेद 14 को आधार बना करके विरोध कर रहे थे कि जब कानून के समक्ष समानता है सभी को, तो हमारा जो है वो क्यों हमें इस तरह से किया जा रहा है, हमें क्यों द्वितीय दर्जे का व्यक्ति मानकर हमारा संपत्ति को सरकार हड़पना चाहती है, इस तरह से। चलिए, तो इस नियम के लागू होने के बाद क्या होगा? जमींदार बीच से हट गया। जमींदार जब हटेगा बीच से, तो एक तरफ कृषक और एक तरफ सरकार, अब दोनों के मध्य डायरेक्ट क्या होगा? स्व तत्वाधिकार। जब किसानों को प्राप्त होगा, कृषकों को प्राप्त होगा भूमि का, यानी जहां वो जिस चीज पे वो मेहनत कर रहा है, उससे वापस वो चीज पे वो मालिक वापस से बन जाएगा, और जमींदारों का अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? नेपाल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड। बिहार की पश्चिमी सीमा पर कौन स्थित है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे कौन? उत्तर प्रदेश। कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश को टच करते हैं, तो वो भी याद रखेंगे क्रम से, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर। चलिए, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 93,263 वर्ग किलोमीटर, 93,163, या 94,163 वर्ग किलोमीटर, या 94,263 वर्ग किलोमीटर। आंसर क्या हो जाएगा? 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर ये टोटल एरिया है बिहार का। अब इसमें भी आपको दिया जाएगा कि ये जो कितना क्या क्या इसमें है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि बिहार भारत के
टोटल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.86%। 12वां क्षेत्रफल के आधार पे और जनसंख्या के आधार पे 13वां बड़ा राज्य है। और स्थिति पूछा गया है, क्वेश्चंस स्थिति से पूछा गया है, तो पोजीशन बिहार का कहाँ से कहाँ तक है? तो उत्तरी अक्षांश में कितना है? 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक। और दक्षिण पूर्वी देशांतर में कितना है? 83 से 88 डिग्री तक। तो ये आपको याद रखना है, कितना डिग्री, कितना मिनट, कितना सेकंड तक है, वो आपको याद रखना है। चलिए बाकी भी फैक्ट आप पढ़ेंगे। अगला, 1 अप्रैल 2025 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? 1 अप्रैल 2025 तक 3, 6, 9, 12। आंसर हो जाएगा 9। याद रखेंगे कितना? 9। अब कौन कौन जिला है वो भी ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे नाम भी देख सकते हैं। पटना, अब एक चीज याद रखेंगे, शेखपुरा पटना को टच नहीं करता है। शेखपुरा जो है वो पटना को टच नहीं करता है। टच कौन कौन करता है? सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर। ये याद रखेंगे, ये 8 नाम आपको याद रखना। ठीक है, चलिए अगला है, बिहार कैबिनेट ने दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा उर्दू को कब प्रदान किया? बिहार कैबिनेट 19 सितंबर 1950, 19 सितंबर 1960, 19 सितंबर 1970, 19 सितंबर 1980। आंसर हो जाएगा 1980। याद रखेंगे कौन सा? 19 सितंबर 1980। हालांकि कहीं कहीं ऑप्शन में 81 भी आपको मिल सकता है, अगर 81 हो तो 81 भी सही है। ठीक है, अगर 80 है तो एग्जैक्ट 19 सितंबर 1980 को याद रखेंगे। ठीक है, और उस समय जगन्नाथ मिश्रा जो थे वो क्या थे? वो मुख्यमंत्री थे बिहार के। उस समय में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और सबसे पहले कोई किसने दिया था? तो वो दिया था जम्मू कश्मीर। ठीक है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में उर्दू ऑफिशियल भाषा थी, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला है, बिहार राज्य किस डाक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? किस पोस्टल जोन में आता है बिहार राज्य? 7, 5, 8, 9। आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 8। क्या होगा? 8। अगर आपसे पूछे भारत में कितना डाक क्षेत्र है तो 9। टोटल भारत में 9 है और 8वें नंबर पे बिहार और झारखंड एक साथ है। ये याद रखेंगे, बिहार और झारखंड एक साथ है और भारत में 9 पिन क्षेत्र है। अब आप अपने शहर का पिन में देखेंगे तो सबसे पहले आपको 8 ही आएगा। 85, 22, 01, इस तरह से 6 अंक का होगा और प्रारंभ 8 से होगा। तो आप समझ जाइएगा कि वो बिहार या झारखंड का ही है। अगला, 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? 1942 में पटना, रांची, हजारीबाग, भागलपुर। आंसर क्या हो जाएगा? हजारीबाग जेल। याद रखेंगे, वर्तमान समय में हजारीबाग कहाँ है? झारखंड में। बिहार के पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 22 दिसंबर, 22 दिसंबर 1266, 1466, 1666, 1866। कब हुआ था? तो आंसर होगा 22 दिसंबर 1666। ये याद रखेंगे कब? 22 दिसंबर 1666। ठीक है, और ये 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। निम्न में से किस जिला में मखाने का उत्पादन नहीं होता है? समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, औरंगाबाद। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो उत्तरी बिहार में मखाने का उत्पादन होता है और दक्षिणी बिहार में औरंगाबाद आता है, जो कि इसका आंसर होगा। तो यानी कि मखाने का उत्पादन औरंगाबाद में नहीं होता है। ठीक है, अब 2002 में राष्ट्रीय मखाना शोध संस्थान कहाँ स्थापित की गई? दरभंगा में। ये भी ध्यान में रखेंगे, कहाँ? दरभंगा में। इसके अंतर्गत आता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के। अगला है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है 16 करोड़ टन, 116 करोड़ टन, 1,116 करोड़ टन, या फिर 11,116 करोड़ टन। कितना है बिहार में कोयले होने की, कितनी अनुमान है, संभावना है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? 16 करोड़ टन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 16 करोड़ टन। वर्तमान समय में भी डाटा इतना ही है, अपडेट किया हुआ इतना ही है। 2018 का ही रिपोर्ट अभी तक आया है, तो वो भी ध्यान में रखेंगे। तो अब वर्तमान समय में 319 बिलियन टन, याद रखेंगे 319 बिलियन टन में अगर बिलियन टन में पूछा पूछा जाए तो 319, और अगर करोड़ टन में पूछा जाए तो 16 करोड़। ठीक है, अब इसमें अगर प्रमाणित भंडार की बात करें तो शून्य है, अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है। लेकिन भागलपुर में कोयला ब्लॉक आवंटित किया गया है BCCL को। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग कितनी है? 163 किलोवाट आवर, 263 किलोवाट घंटा, या फिर 363 किलोवाट घंटा, या 463 किलोवाट घंटा। तो बिहार में प्रति व्यक्ति कितनी ऊर्जा का खपत हो रहा है?
तो इसका आंसर हो जाएगा 363 किलोवाट आवर। याद रखेंगे कितना, 363 किलोवाट आवर। और इसमें भी याद रखेंगे आपको कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ जो खपत हो रही है उसमें 41% बिजली घरेलू उपभोक्ता को मिल रही है, 13% कृषि, और जितने शेष बचते हैं वो सारे औद्योगिक क्षेत्र में चले जाते हैं। अगला है बिहार राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, 47, 50, 93 या 2023? बिहार राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1993 में। और ये है मैडम श्रीमती अश्वमेघ देवी, यही वर्तमान समय में बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, श्रीमती अश्वमेघ देवी। ठीक है, कब गठन हुआ था? 1993 में। ये भी ध्यान में रखेंगे, कब? 1993 में। और क्या क्या है इसका वो भी आप यहाँ पे फैक्ट को आराम से पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर पीडीएफ को टेलीग्राम के माध्यम से आप ले सकते हैं। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? हुएनसांग, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्थान, या फिर संग्रहालय? नालंदा महाविहार याद रखेंगे किसके लिए है? ये है पाली अनुसंधान संस्थान, पाली भाषा पर रिसर्च करने वाला इंस्टीट्यूट है ये। ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म में पाली भाषा को ही अहमियत दी गई थी, यही क्षेत्रीय भाषा उस समय में काफी प्रचलित थी। अब इस संस्थान का अगर पूछा जाए नींव किसने रखा था, तो भिक्षु नाम है उनका, भिक्षु कश्यप। याद रखेंगे कौन भिक्षु थे वो? कश्यप। याद रखेंगे भिक्षु कश्यप। 1951 में बाकी देशों से भी, भारत के साथ साथ बाकी देशों से भी यहाँ लोग आने लगे, पढ़ने लगे स्टूडेंट्स। नव नालंदा महाविहार। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम फरीद, रहीम, सलीम, मुरीद। शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? आंसर क्या हो जाएगा? फरीद। याद रखेंगे कौन थे वो? फरीद का बचपन का नाम फरीद। बहार खान लोहानी के सेवा में ये थे। चलिए, इनके पुत्र थे, बहार खान लोहानी के पुत्र कौन थे? वो थे जलालुद्दीन, और उनका ही ये बॉडीगार्ड थे। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार को किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? बक्सर, पटना, आरा, मुंगेर? आंसर होगा आरा। ठीक है, आरा में भी याद रखेंगे जगदीशपुर के ये जमींदार थे, शाहाबाद जिला, जो कि वर्तमान समय में विभाजित होकर के शाहाबाद, आरा में, एक आरा और बक्सर में विभाजित हो गया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, आरा, रोहतास। चलिए अब इसमें याद रखेंगे इनकी मृत्यु कब हुई थी, वो भी बार बार पूछा जाता है, 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य, नंद, गुप्त, या उपयुक्त में से कोई नहीं? अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित हैं, तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, इन्हें ही प्रतहंता कहा गया है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तक्षशिला, बोधगया, सारनाथ, पाटलिपुत्र? तृतीय बौद्ध सभा, आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्रा में। ठीक है, चलिए, मोगलीपुत्र तीस जो थे वो अध्यक्ष थे। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? बिहार में किसान आंदोलन, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, सहजानंद सरस्वती, स्वामी अग्निवेश? किसान सभा की स्थापना बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी, याद रखेंगे। चलिए अगला है, बिहार भूमि विवाद समाधान अधिनियम BLDRA कब पारित हुआ? बिहार में भूमि विवाद से को का समाधान करने के लिए एक्ट लाया गया 1950 में, 1971 में, 2009, 2019? आंसर हो जाएगा 2009 में। ये याद रखेंगे, बिहार भूमि विवाद समाधान अधिनियम कब आया? बिहार लैंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट 2009 कब आया? तो 2009 में। ये भी याद रखेंगे, कभी कभी आपको डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि किस वर्ष आया, तो 2009 में। ठीक है, और इसमें क्या क्या है प्रावधान वो भी आप पढ़ सकते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसे कितना अधिकार मिला है। चलिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है। यानी कि सामान्य व्यक्ति बारिश की थोड़ी बहुत बूंद भी देख करके कह देता है कि यहाँ पे बारिश हुई है, लेकिन भारतीय मौसम विज्ञान जो विभाग है वो कब मानेगी इसे बारिश? अगर 24 घंटा में 0.5 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक बारिश हो
या फिर 24 घंटा में 1.1 मिलीमीटर से 1.5 मिलीमीटर तक बारिश हो, या 24 घंटा में 1.6 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर तक बारिश हो, या 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर बारिश हो। क्या होगा आंसर? 24 घंटे में अगर 2.5 मिलीमीटर से ऊपर बारिश होती है तो भारतीय मौसम विभाग इसे वर्षा का नाम देता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे, अन्यथा इसे वर्षा नहीं मानता। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए, और स्रोत क्या है? भारत का भूगोल चतुर्भुज मामोरिया का, वहां से ये आपको सोर्स के रूप में दिया गया है। इसका आंसर है। अगला है, यदि खाद्यान्नों की का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनकी आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? अगर आप सेफली चाहते हैं किसी फूड आइटम को सेव करना, संग्रहित करना, तो आर्द्रता, नमी कितनी होनी चाहिए? कम से कम, सॉरी, अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 14%, 18%, 16%, 20%। तो आंसर होगा 14%। याद रखेंगे, कितना परसेंट? 14%। ठीक है, चलिए अगला है, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है? बरबरी, जमुनापारी, काली, बंगाली, बीतल। आंसर क्या होगा? जमुनापारी सबसे ज्यादा दूध देने वाली ये है, निर्धनों की कामधेनु है, गरीबों की गाय है, इस तरह से याद रख सकते हैं। चलिए, अब केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मगदुम, मथुरा में है, ये ध्यान में रखेंगे। कृषि भूमि में किसके पौधे उगने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? यानी कौन सा पौधा लगाने से भूमि ज्यादा ढीली हो जाएगी, वहां से मिट्टी भाग जाएगा इधर उधर? ऑप्शन है सूरघम, गेहूं, आलू, क्लोवर। सूरघम का मतलब होता है ज्वार। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूरघम यानी ज्वार, ये याद रखेंगे। यहाँ पे सॉइल इरोजन यह सर्वाधिक करती है। अगला क्वेश्चन है, तारे का रंग किसका सूचक है? तारे का रंग सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, उसके ताप का। इसका आंसर क्या होगा? उसके तापमान का, उसके टेम्परेचर का। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? कोयला नदी, टेम्स, राइन, रोन, एल्ब। तो कोयला नदी क्या है? राइन नदी। याद रखेंगे, कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड से निकलती है राइन नदी, जर्मनी से होते हुए, फ्रांस से सीमा बनाते हुए ये आगे नीदरलैंड को, हॉलैंड, नीदरलैंड को करते हुए उत्तरी जो सागर है वहां पे जाके गिरती है। ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए, अगला है, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? वेल्ड, कैंटरबरी, डाउन्स, पंपास। तो क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में, याद रखेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को क्या कहा जाएगा? तो वेल्ड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? याद रखेंगे, वेल्ड। ठीक है, और वहाँ हालांकि सवाना भी है, सवाना भी अफ्रीका में है, वो भी उष्ण कटिबंधीय है, लेकिन ये शीतोष्ण कटि यानी कि ठंडा। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। चलिए, कर्क, अगला रहा, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इनमें से किससे कर्क रेखा गुजरती है? टॉपिक ऑफ कैंसर किससे गुजरती है? तो गुजरात से गुजरती है, उसके बाद राजस्थान जाती है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश जाती है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल होते हुए वो कहाँ पहुंचती है? उसके बाद वो बांग्लादेश से होते हुए फिर आगे वो भारत, किस भारतीय राज्य में आती है? तो त्रिपुरा में जाती है, और त्रिपुरा से फिर आगे आप लाइन देखेंगे तो मिजोरम को होते हुए चली जाती है। ठीक है, तो कौन कौन राज्य है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं, हालांकि आपको तस्वीर में भी दिखाई जाएगी। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, फिर मिजोरम। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। किसकी सीमा बांग्लादेश को टच नहीं करती है? आंसर होगा मणिपुर। याद रखेंगे, मणिपुर बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करती है। पश्चिम बंगाल करती है, असम करती है, मेघालय करती है, त्रिपुरा और मिजोरम करती है, यानी कि 5 राज्य बॉर्डर टच करते हैं बांग्लादेश।
आप यहाँ पे देख सकते हैं बांग्लादेश से, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है ऊपर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो ये असम वाला जो हिस्सा है ये है अरुणाचल प्रदेश से नीचे, और यहाँ पे ये टच कर रही है, इसके बाद मेघालय में टच कर रही है, उसके बाद यहाँ पे आपको त्रिपुरा में टच कर रही है और मिजोरम में यहाँ पे टच कर रही है, ठीक है, और ये वेस्ट बंगाल। चलिए अगला है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? लद्दाख जोस्कर, ग्रेट हिमालय पीर पंजाल, बृहत हिमालय जास्कर, काराकोरम लद्दाख। तो ग्रेट हिमालय, बृहत हिमालय, ये आप याद रखेंगे कि यही है मुख्य हिमालय का जो मेन जो वो है हिमालय है, तो इसमें ही याद रखेंगे कहाँ है, तो बृहत हिमालय और पीर पंजाल के मध्य में है कश्मीर घाटी, है ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के मध्य क्या है, कश्मीर घाटी है। अगला है, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? पालघाट दर्रा, नीलगिरी और कार्डेमम, नीलगिरी अन्नामलाई, अन्नामलाई कार्डेमम, कार्डेमम पालिनी। क्या होगा आंसर? पालघाट दर्रा याद रखेंगे किसके किसके मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य, नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य याद रखेंगे पालघाट दर्रा। भारत का सबसे बड़ा जोग जलप्रपात जो जोग जलप्रपात के नाम से जाना जाता है वो किस नदी पर है? शरावती, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी। आंसर क्या होगा? शरावती याद रखेंगे, ये कर्नाटक में स्थित है शरावती, ये भी ध्यान में रखेंगे। कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है जोग झरना, याद रखेंगे जोग जलप्रपात। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? चंबल नदी पर कौन सा जलाशय बना है? नागार्जुन सागर, विंध्य सागर, राणा प्रताप सागर, रिहंद। तो चंबल नदी पर कौन सा बना है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। रावत भाटा जो परमाणु संयंत्र केंद्र है उसी के पास है राणा प्रताप सागर। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। रामागुंडम याद रखेंगे ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ये भी ध्यान में रखेंगे। और वर्तमान में कहाँ पे है? तेलंगाना में, ठीक है। तुलबुल परियोजना का संबंध है 2014 के बाद तेलंगाना आंध्र प्रदेश से विभाजित हो गया था, तो अब वो आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के हिस्से में है। चलिए अगला है, तुलबुल परियोजना का संबंध है ब्यास नदी, रावी नदी, झेलम, सतलज। तुलबुल झेलम नदी किससे? झेलम नदी से संबंधित था, ठीक है, और कूलर झील के मुहाने पर स्थित है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। अगला है, स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था, स्वर्ण सिंह समिति, जम्मू कश्मीर के प्रतिरूप पंजाब को अधिक स्वायत्तता दिया जाना, भारत के लिए राष्ट्रपति मूलक शासन की उपयुक्तता, मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों को अग्रता, प्रशासनिक सुधार। तो किसके लिए स्वर्ण सिंह समिति ने विचार किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मूल अधिकार की तुलना में निदेशक तत्वों को अग्रता देना। इस पर यह कमेटी ने विचार किया था कि जो हमारा जो मूल अधिकार है वो इम्पोर्टेंट है या फिर निदेशक तत्व इम्पोर्टेंट है, दोनों में से किसको किस पर वरीयता देना चाहिए? तो मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों को अग्रता दिए जाने पर विचार किसने, किस समिति ने किया था? तो स्वर्ण सिंह समिति ने किया था, ठीक है। डीडी बसु के पुस्तक में ये आपको, भारत का संविधान जो पुस्तक है डीडी बसु का, वहां पे आपको ये प्रश्न का आपको सटीक आंसर मिलेगा, ये आप सोर्स के रूप में आप देख सकते हैं। चलिए अगला है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एक मात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था, भारत के राष्ट्रपति वो कौन सा वीटो का किस मामले में किया था? हिंदू कोड बिल, पेप्सू विनियोग विधेयक यानी कि पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल, भारतीय डाकघर संशोधन बिल या यानी कि अमेंडमेंट अमेंडमेंट बिल, या फिर डोरी यानी कि दहेज प्रतिषेध विधेयक। कौन सा ऐसा था जिसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा वीटो का प्रयोग किया गया था? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, अमेंडमेंट बिल, भारतीय इंडियन, याद रखेंगे। चलिए और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पॉकेट वीटो क्या होता है, कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 111, ज्ञानी जैल सिंह थे उस समय में, ठीक है। अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। कब नहीं होता? मुख्यमंत्री कब राष्ट्रपति
के चुनाव में वोट नहीं कर सकते अगर वे स्वयं राष्ट्रपति के प्रत्याशी हों, कैंडिडेट हों, अगर मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, उसे यानी कि मुख्यमंत्री को अगर शेष हो विधानमंडल में अपना बहुमत सिद्ध करना, या फिर राष्ट्रपति मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का अगर वो सदस्य हो तब, ठीक है, यानी कि राज्य विधान परिषद का सदस्य हो तब, यदि वह काम चलाऊ रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो तब, कब वो वोट नहीं कर सकते हैं। इसका क्या आंसर होगा? अगर वह राज्य विधानसभा में, राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य यानी कि विधान परिषद का अगर वो सदस्य होते हैं, उस स्थिति में उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में जो मंडल होता है, निर्वाचक मंडल होता है, उसमें अनुच्छेद 54 के तहत स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो विधान परिषद के सदस्य हैं उन्हें वोटिंग देने के लिए शामिल नहीं किया जाएगा। अगला है भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? हेबर आयोग, कालेकर आयोग, खेर आयोग या राजमन्नार आयोग? तो दोनों सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश किसने की है? तो राजमन्नार आयोग। याद रखेंगे क्या है? राजमन्नार आयोग। और इसमें केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड ये आयोग बनाया गया था, केंद्र और राज्य के मध्य संबंध को अच्छा बेहतर बनाने के लिए। तो ये याद रखेंगे 1969 ईस्वी में तमिलनाडु सरकार के द्वारा राजमन्नार आयोग, ठीक है। और इसी ने कहा था कि जो लाल फीताशाही है, अफसरशाही है, इसे खत्म करने के लिए आपको इन दोनों पदों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये अंग्रेजों को ब्रिटिश मानसिकता वाली ये जो वो है पोस्ट है, पद है। अगला है बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है बजट के बारे में? बजट को कंट्रोल कौन करता है? संसद कंट्रोल करता है तो, या नहीं करता है, क्या करता है? इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा बात सही नहीं है कि बजट पर किसका नियंत्रण, अगर संसद का नियंत्रण है तो कैसे है? बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता है। संसद को समेकित निधि, कंसोलिडेटेड फंड पर प्रभावित व्यय, इफेक्टिव जो खर्च है उसको बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, या संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो बताना है कि संसद का नियंत्रण होता है बजट पे, ये बात कौन सा गलत है? तो इसमें हो जाएगा बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता है, ये गलत है। बजट कौन तैयार करता है? तो बजट संसद, बजट अप्रूव कब होता है? संसद में आने के बाद ही। तो ये भी याद रखेंगे, इसीलिए कोई हाथ नहीं होता, ये कथन गलत। बजट पर संसद के नियम जो नियंत्रण का है, किस किस प्रकार से संसद नियंत्रित करता है बजट को, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? अगर विवाद केंद्र और राज्य के मध्य हो, अगर राज्यों के परस्पर विवाद हो यानी दो राज्यों के मध्य हो, अगर मूल अधिकारों का संरक्षण की बात हो, अगर संविधान के उल्लंघन से संरक्षण की बात हो। तो देखिए, अगर केंद्र और राज्य के बीच विवाद है तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही सॉल्व होगा। राज्यों के मध्य अगर विवाद है, दो राज्यों के मध्य, वो भी सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। और अगर संविधान का उल्लंघन से का कोई मैटर है तो संविधान के उल्लंघन वो सुप्रीम कोर्ट में होगा। अर्थात मूल अधिकार का संरक्षण ये किस में होगा? ये आपको याद रखना है कि दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत केंद्र को और 226 के तहत राज्य को, याद रखेंगे। चलिए, दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1979 में ही 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था? दल परिवर्तन विरोधी विधि केरल, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु? आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। याद रखेंगे कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में एंटी डिफेक्शन लॉ। अब प्रधानमंत्री याद रखेंगे उस समय में कौन थे? राजीव गांधी जी थे। 52वां संविधान संशोधन 1985 को पारित किया गया था और दल बदल विरोधी कानून को लागू कर दिया गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के संविधान की संवर्ती सूची में है?
जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखाता निधि। निखाता मतलब होता है जो जमीन के अंदर वस्तुएं प्राप्त होती है, वो जब सरकार के फंड में जाती है तो वो निखात निधि में ही जाती है, ट्रेजरी ट्रॉब में। चलिए, तो कौन सा है भारत के समय समवर्ती सूची में है? तो आंसर होगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ये इसके लिए केंद्र भी काम करेगी और राज्य भी काम करेंगे, दोनों कानून भी बना सकते हैं। तो ये समवर्ती सूची में है, ये याद रखेंगे। अच्छा, निखाता अधिनियम बताए थे, धरती में छिपा हुआ खजाना या मूल्यवान वस्तु जो भी धरती से प्राप्त होती है तो वो सरकार के निखात निधि में आती है। और ये इसके लिए कानून कब आया था? 1878 में आया था, अंग्रेजों के समय में। चलिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 53, 63 या फिर 76 या 79? आंसर क्या होगा? 76। ठीक है, तो ये याद रखें, महान्यायवादी, इससे इनकी नियुक्ति होती है। अब अनुच्छेद 76 के द्वारा, अब कैसे कैसे है महान्यायवादी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं वो आप पढ़ेंगे, समय का अभाव रहता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, देशी नरेशों के प्रीवी परसों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? 24वां, 26वां, 27वां, 30वां? अब ये क्या है प्रीवी पर्स? तो एक तरह से सरकार क्या की, सरकार जब आज़ादी प्राप्त हुई थी जिस समय, उस समय में सरकार ने सभी राजाओं को प्रस्ताव दिया कि ऐसा करिए कि अब आप राजतंत्र तो खत्म कर दिया गया है, तो आपको हम कुछ पैसा देंगे, पर्स में आप रखिए, प्रीवी पर्स यही हुआ। आपको एक निश्चित अमाउंट आपको दिया जाएगा, आपके जो आपका जो रहन सहन है वो राजाओं के तरह ही बाद में भी चलेगा। और इंदिरा गांधी जी 1971 में इसे समाप्त कर दी। ठीक है, तो किस अधिनियम के माध्यम, किस जो है सो संविधान संशोधन एक्ट के माध्यम से इसे समाप्त किया गया था? 24वां, 26वां, 27वां या 30वां? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 26वां। ठीक है, 1971 में याद रखेंगे कौन सा था? 26वां संविधान संशोधन था। और इंदिरा गांधी कहती है कि जब लोकतंत्र है तो अब आपको पैसे देने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, आप तो ऑलरेडी बहुत धनी हैं। चलिए, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारा उन्हें जो है एडवांटेज दिया जाता था, जैसे उनके उनको एक निश्चित अमाउंट दी जाती थी, फिक्स रहता था अमाउंट, उस पे भी टैक्स नहीं होता था, कर मुक्त राशि दी जाती थी, जिसे प्रीवी पर्स कहा गया था। चलिए, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मुद्रा के अवमूल्यन का, डिवेल्यूशन का क्या अर्थ है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मुद्रा विशेष का मूल्य घट जाना, या फिर मुद्रा के मूल्यन का अर्थ है मुद्रा विशेष को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी उचित मूल्य अंकवाने देना, या फिर मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ है कुछ पूर्व निर्धारित मुद्राओं के समूह के मूल्य में आने वाले परिवर्तनों के साथ मुद्रा विशेष का मूल्य निर्धारित करना, या फिर आईएमएफ, विश्व बैंक और प्रमुख व्यापार सहभागियों के साथ बहुपक्षीय परामर्श करके मुद्रा विशेष का मूल्य निर्धारित करना। तो मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसमें जो जो भी करेंसी, जो इंपोर्टेंट करेंसी है जैसे डॉलर, यूरो, इस तरह से, उसके तुलना में भारतीय रुपया, किसी भी मुद्रा विशेष का, या नेपाली रुपया, किसी का भी मूल्य घट जाता है अगर, तो वो क्या कहलाता है? मुद्रा का अवमूल्यन। ठीक है, डिवेल्यूशन। चलिए, अगला है, अच्छा, इससे कुछ फायदा भी होता है, अगर अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया कम हो जाता है, ठीक है, यानी कि $1 के मुकाबले वर्तमान समय में 83.5 रुपये प्राप्त होती है $1 के बदले, और अगर अवमूल्यन कर दिया जाता है तो एक के बदले 90 हो सकती, $1 के बदले 90 रुपये हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा? बाहर के लोग भारत से ज़्यादा आयात करेंगे, तो भारत का सामान ज़्यादा बिकेगा। ठीक है, चलिए, इस तरह से याद रखेंगे। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, या फिर व्यापार क्षेत्र का? भारतीय राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र का, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। लगभग 54.7% भारत की जीडीपी जो वर्ष 2024 की आंकड़े के अनुसार
सेवा क्षेत्र का योगदान है 54.7%। आपको कहीं कहीं इससे अधिक 59% तक आपको कहीं कहीं दिख सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अब आप 55 से 60 के मध्य याद रख सकते हैं हम जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान। उद्योग क्षेत्र का 27 और कृषि क्षेत्र का 17, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, 17, 27 और इसके बाद जो बचा वो सेवा क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई भारतीय कर व्यवस्था में वेतनभोगी वर्ग को प्रति वर्ष कितने लाख तक शून्य आयकर देना होगा? नई कर व्यवस्था यानी कि 2025-26 का जो बजट है उसमें क्या कहा गया है, कितने लाख तक अगर आपकी वार्षिक आय होगी तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, शून्य आयकर होगा। 10.75 लाख, 11.75 लाख, 12.75 लाख या 13.75 लाख? आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 12.75 लाख। ठीक है, अगर आपका ये अगर नई कर व्यवस्था 2025 का है, ये याद रखेंगे। अगर आपका 75,000 रुपए के मानक कटौती लाभ के लिए पात्र वेतन भोगी व्यक्ति को कोई कर नहीं देना होगा। ठीक है, चलिए अगला है केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजनों को मान्यता दी गई है। विकास के 4 इंजन कौन कौन है 2025-26 के केंद्रीय बजट? आपको प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछा गया है केंद्रीय बजट से प्रश्न, तो मैं ध्यान रखता हूं कि बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, जनगणना, इस तरह के जो कुछ टॉपिक्स हैं उन्हें मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस को हर सेट में आपको देता चलूं, ताकि आपका जो एक है कंप्लीट आपका स्टडी हो जाए एग्जाम तक। और करंट अफेयर्स में प्रयास करता हूं इस साल जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का, आपको जब तक एग्जाम ना हो तब तक का आपको करंट अफेयर्स आपको अपडेटेड मिलता रहेगा। तो आप आंख मूंद करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, तो केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजनों को मान्यता दी गई है। कृषि एमएसएमई, निवेश और आयात, कृषि एमएसएमई, विनिवेश और निर्यात, कृषि एमएसएमई, निवेश और निर्यात, सेवा एमएसएमई, निवेश और निर्यात। क्या होगा? विकास के 4 इंजन किसे कहा गया है? तो इसका आंसर होगा कृषि, एमएसएमई याद रखेंगे, निवेश और निर्यात। कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, ये याद रखेंगे। इसे ही 4 इंजन माना गया। अगला है भारत में विनिवेश आयोग, डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन की स्थापना कब की गई थी, कब एस्टेब्लिश की गई थी? अगस्त 1994, अगस्त 1995, अगस्त 1996, अगस्त 1998? तो विनिवेश आयोग, तो सरकारी संपत्ति को जब बेचा जाता है तो उसमें डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है। इन्वेस्टमेंट करना यानी किसी चीज को परचेज करना, डिसइन्वेस्टमेंट करना अर्थात बेच देना, एक तरह से आप समझ लें। तो बेचने के लिए कमीशन बनाई गई थी, जो कि देखेगी कि जो ट्रांसपेरेंट रूप से सब कुछ हो रहा है कि नहीं। तो ये कब हुई थी? तो याद रखेंगे अगस्त 1996 में। कब? विनिवेश आयोग अगस्त 1996 में। ठीक है, चलिए वर्तमान समय में दीपम के नाम से है, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, दीपम, ये याद रखेंगे। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत अब किसे कर दिया गया? पहले ये उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत था। कब? जब विनिवेश विभाग की स्थापना दिसंबर 1999 में की गई थी, अलग विभाग के रूप में। उससे भी पहले 23 अगस्त 1996 को जीवी रामकृष्णा की अध्यक्षता में डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन को 23 अगस्त 1996 को, तो ये याद रखेंगे 23 अगस्त 1996 को जीवी रामकृष्णा की अध्यक्षता में। ठीक है, वर्तमान समय में 2016 में 14 अप्रैल के बाद, 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन 14 अप्रैल को मनाया जाता है। उसी दिन विनिवेश विभाग को दीपम के नाम से याद रखेंगे, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया था। चलिए अगला है सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? सामान्य फसल को उगाने के लिए 1 से 2, 3 से 4, 6 से 7 या फिर 9 से 10? तो पीएच मान कितना होना चाहिए सामान्य फसलों को उगाने के लिए? तो 6 से 7। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, 6 से 7। चलिए, यानी कि थोड़ा सा अम्लीय, हल्का अम्लीय, थोड़ा सा एसिडिक इन नेचर होगा। अगला है गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है। गन्ने में सुक्रोज, फ्रैक्टोज, ये सब जो शर्करा है ये याद रखेंगे कि गन्ने में क्यों घट जाती है, आपसे ऐसे पूछा जाएगा शुगर केन में क्यों घट जाती है। तो पौधों की बढ़ने की अवधि में अगर अधिक वर्षा हो जाती है तो शर्करा की मात्रा, सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। या फिर पकने की अवधि में अगर पाला गिर जाता है तो घट जाती है शर्करा की मात्रा। या फिर पौधे
बढ़ने की अवधि में टेम्परेचर में कमी या फिर अधिक वृद्धि हो जाती है तो उतार चढ़ाव होता है टेम्परेचर में तो होती है, या फिर पकने की अवधि में तापमान बहुत अधिक हो जाती है, उस समय में शर्करा की मात्रा गन्ने में घट जाती है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा अगर सुक्रोज की मात्रा गन्ने में घट रही है तो क्यों घट रही है? अगर अधिक बारिश हो जाए, ठीक है, पौधे बढ़ने की अवधि में अगर अधिक बारिश हो जाए तो याद रखेंगे। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जैव प्रौद्योगिकी के श्रेणी में आता है? जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी में आता है। कौन सा कार्य? औद्योगिक प्रक्रमों में जीवधारियों अथवा उनसे प्राप्त पदार्थों का उपयोग, जैव अन्वेषण में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए वाणिज्यिक उद्योगों के प्रक्रम का आधुनिकीकरण, या जैविक विकृतियों का अनुसंधान करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग, या जीव मंडल की वृद्धि के लिए औद्योगिक प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत क्या आता है? तो इंडस्ट्रियल, याद रखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, औद्योगिक प्रक्रम में जीवधारी या उनसे जो भी प्राप्त होता है उत्पाद, जो भी उनसे पदार्थ प्राप्त होता है उसका उपयोग किया जाता है। इंडस्ट्री में जीव या फिर जीव से जो भी चीजें प्राप्त होती है उनका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए जैव विविधता को अत्यधिक खतरा किससे है? जैव विविधता को भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र यथा मैंग्रोव और आर्द्र भूमियों से, हिमालय की दुर्गम निवास भूमियों से, प्राकृतिक निवास भूमि और वनस्पतियों का विनाश और झूमकृत खेती से, या जीव मंडल आरक्षणों की रचना से। किससे जैव विविधता को, बायोडायवर्सिटी को खतरा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक निवास भूमियों और वनस्पति, याद रखेंगे, प्राकृतिक निवास भूमि और वनस्पति का विनाश और झूम खेती से। ठीक है, चलिए अगला है, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक किसके लिए है? तो आंसर होगा सभी के लिए। संतुलित विकास भी नहीं हो पाएगा अगर नगरीकरण औद्योगिकरण अधिक मात्रा में हो जाए तो, पर्यावरण और पारिस्थितिकी का भी नाश हो जाएगा, और जैव विविधता भी जो है वो संरक्षित नहीं रह पाएगा। चलिए प्लावन जीन अर्थात जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रोगर, जोहान्स मेंडल, थॉमस हंट, मॉर्गन, बारबरा मैक्लिंटॉक, या फिर वाटसन और क्रिक। किसने किया है? तो बारबरा मैक्लिंटॉक, याद रखेंगे, बारबरा मैक्लिंटॉक। प्लवनमान जीन, जंपिंग जीन का सिद्धांत, ठीक है, मक्के में खोज के दौरान इन्हें जंपिंग जीन दिखाई दिया। ठीक है, चलिए अगला है, ऊंट अपने कुबर का उपयोग किस काम के लिए करता है? कुबर जल, वसा, या फिर भूमि की बालू में चलते समय शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या फिर तापमान के लिए। तो क्या होगा? कुबर का उपयोग किस काम के लिए करता है? तो आंसर है वसा के संग्रहण के लिए। किसके लिए? वसा के संग्रहण, फैट, स्टोरिंग फैट। चलिए सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समांग है? किसके जैसी है? सर्प यानी सांपों की जो विष ग्रंथि है, मछलियों के विद्युत अंग, रे मछलियों के दंश स्तनियों की वसा ग्रंथियां, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां, किसके समान है? सांपों की विष ग्रंथि। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कशेरुकी प्राणियों यानी कि जो वर्टिब्राज हैं उसके सेलरी ग्रंथ यानी कि लार ग्रंथियों के। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। हीमोफेलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन कौन करता है या करती है? स्त्री करती है और पुरुष में प्रकट होता है, सॉरी, स्त्री करती है, प्रकट भी स्त्री में होता है, स्त्री करती है और प्रकट पुरुष में होता है, पुरुष करते हैं और प्रकट स्त्री में होता है, या पुरुष करते हैं प्रकट पुरुषों में होता है। तो आनुवांशिक जो लक्षण है हीमोफेलिया जो रोग है उसका वहन कौन करती है? तो स्त्री करती है। और किसमें ये दिखाई पड़ता है ये लक्षण, यानी किसको ये रोग प्रभावित करती है? तो वो पुरुषों को प्रभावित करती है हीमोफेलिया, ये याद रखेंगे। ठीक है, स्त्रियां करती है और प्रकट पुरुषों में होता है। चलिए, और इसके साथ हीमोफेलिया के साथ वर्ण अंधता यानी कलर ब्लाइंडनेस भी क्या है? एक आनुवांशिक रोग है जो मुख्यतः पुरुष को होता है, लेकिन लाता कौन है, वाहक कौन होता है? स्त्री होती है। यानी कि स्त्री जब बच्चे को जन्म देगी
तो अगर पुत्र होगा तो वो प्रभावित हो सकता है, ठीक है, अगर उसे है तो। चलिए, सबसे पहले महारानी एलिजाबेथ के बारे में कौन कहे थे? तो हेल्डेन कहे थे। वही कहते हैं कि हीमोफेलिया रोग कब स्टार्ट हुआ? ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया से ही स्टार्ट हुआ। अगला है मानव भ्रूण का हृदय। मानव जो बच्चा है गर्भ में, उसका हृदय कब स्पंदन करने लगता है? अपने जन्म के डेवलपमेंट के, यानी कि पेट के अंदर जब वो पनपता है तो परिवर्धन के प्रथम सप्ताह में, द्वितीय सप्ताह, सॉरी तृतीय सप्ताह में, चतुर्थ में या छठे सप्ताह में कब हृदय धड़कने लगता है? तो चौथे सप्ताह में। कब? चतुर्थ सप्ताह में, ठीक है, डेवलपमेंट के चौथे सप्ताह में। चलिए, अगला है परखनली शिशु के मामले में निषेचन परखनली के अंदर होता है, शिशु का परिवर्धन परिखनली के बाहर होता है। निषेचन माता के शरीर से बाहर होता है, या अनिषेचित अंड का परखनली के अंदर परिवर्धन होता है। परखनली शिशु में क्या होता है? तो निषेचन कहाँ होगा? परखनली के अंदर होगा, निषेचन अंदर होगा, ये ध्यान में रखें। फिर बाद में उसे कहाँ प्लांट किया जाएगा? माता के गर्भ में। चलिए, अगला है, इस विधि को क्या कहा जाता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चलिए, अगला है बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? अगर एक बच्चा है जो कि बोतल का दूध पी रहा है और एक माँ का दूध पी रहा है, तो दोनों में स्पेशल क्या होगा लक्षण? वह कम मोटा होगा जो माँ का दूध पीता है, वह उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होगी, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होगी। क्या होगा आंसर? इसमें बाकी सभी होंगे। अगर वो माँ का दूध पिएगा तो कम मोटा होगा, उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता होगी, उसमें विटामिन और प्रोटीन उसे अधिक मात्रा में मिलेंगे, लेकिन उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होगी। ये गलत है, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा। अगर अब पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? ABCD, कौन सा विटामिन हार्मोन है? आंसर होगा डी, विटामिन डी, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, कौन सा है? विटामिन डी। चलिए, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? रेनिन और लैक्टोज कब? 2 वर्ष के बाद, 5 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद। आंसर हो जाएगा 8 वर्ष के बाद। रेनिन और लैक्टेस नामक जो है वो एंजाइम गायब हो जाते हैं शरीर से 8 वर्ष बाद। अगला है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिमाण है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, विवर्तन और परिक्षेपण, ध्रुवन और व्यतिकरण, ठीक है। तो चमकदार रंगों का बनना साबुन के झाग में वो किसका है? तो याद रखेंगे, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, परावर्तन और व्यतिकरण। अगला है, किसका कितना तापमान होने पर पाठ्यकांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? -40 डिग्री, 212 डिग्री, 40 डिग्री, 100 डिग्री। आंसर क्या होगा? -40 डिग्री, -40 डिग्री, ठीक है। तो ये भी आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लें। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों टूट जाएगी? जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, या कांच उष्मा का कुचालक है? कब, कैसे, क्यों टूट जाती है? तो आंसर क्या होगा? जमने पर बोतल का आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसी कारण से क्या होगा? फूट जाएगा। चलिए, बोतल। अगला है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए कम होगी, न्यूनतम होगी? कांच, जल, निर्वात, वायु। आंसर क्या होगा? कांच। प्रकाश की गति कांच के माध्यम से मात्र 2 लाख मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड होती है। इसलिए कहाँ से? एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह अवशोषित करता है, अपवर्तित करता है, परावर्तित करता है, प्रकीर्ण करता है। तो क्या होगा? जिसे वो परावर्तित करता है, जिसे वो परावर्तित करता है, ठीक है। चलिए, किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष की होती है। किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व है तो उसकी जो अर्ध आयु है वो 5 वर्ष होगी, यानी अर्ध आयु बराबर 5 वर्ष।
20 वर्ष बाद रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो अंश बच जाता है वह कितना होता है? 1/2, 1/8, 1/4, 1/16। अगर किसी भी पदार्थ का अर्ध आयु 5 वर्ष है तो 20 वर्ष बाद वो 1/16 भाग बचेगी। यानी अगर वो 5 वर्ष में आधा होता है तो 1/16 वर्ष में क्या होगा, सॉरी 20 वर्ष बाद क्या होगा, 1/16 हो जाएगा। ठीक है, इसका आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से मैंने लिख दिया है, आप अच्छे से पढ़ेंगे। अगर 50% हो जाएगा, पहली 5 वर्ष के बाद, पहली अर्धायु के बाद जितना वो मात्रा था वो प्रारंभिक मात्रा का मात्र 50% बचेगा। ठीक है, फिर दूसरे बार 25%, तीसरे बार 12.5%, चौथे बार 6.25%, यानी 1/16 बचेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी की के लोलक के समतुल्य पुर्जा होता है? ट्रांजिस्टर, क्रिस्टलीय 2 लित्र, डायोड, सतोलक चक्र। आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टलीय 2 लित्र, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर याद रखेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है और उसी प्रकार से सामान्य घड़ी आप जो देखते हैं लोलक घड़ी, वो है, तो दोनों में कौन सा चीज कॉमन होगा, कौन सा पुर्जा, कौन सा यंत्र कॉमन होगा? तो क्रिस्टलीय ऑक्सीलेटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्च रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है। क्या कारण है कि हीरा चमकता है? उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, वह बहुत कठोर होता है, उसके सुनिश्चित विदलन तल होते हैं। आंसर होगा उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हीरा का ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए, और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। चलिए अगला है काष्ठ यानी लकड़ी, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि अपनाया जाता है? यूरेनियम 238, आर्गन आइसोटोप कार्बन 14, या फिर स्ट्रोंशियम 90। आंसर क्या होगा? ये देखिए काष्ठ है, इसमें भी कार्बन है, हड्डी में भी कार्बन है, शंख में भी कार्बन है, तो कार्बन 14। क्या होगा? कार्बन 14। ठीक है, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? गैस में द्रव, द्रव में गैस, गैस में ठोस, द्रव में द्रव। आंसर क्या होगा? कोहरा में क्या होता है? गैस में द्रव होता है। गैस में क्या होता है, सॉरी कोहरा में क्या होगा? गैस में द्रव, याद रखेंगे, गैस में द्रव। चलिए अगला क्या होगा? ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, गैस में द्रव। चलिए, सिरका किसका जलीय विलयन है? ऑक्सीजन अम्ल, नींबू का अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सिरका क्या होगा? एसिटिक अम्ल। क्या होगा? CH3COOH सिरका का फॉर्मूला है, ये भी याद रखेंगे। मोनाजाइट किसका अयस्क है? जर्कोनियम, थोरियम, ट्राइटेनियम, लोहा। मोनाजाइट किसका अयस्क है? आंसर क्या हो जाएगा? थोरियम का। किसका? थोरियम का। तो मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ थायोराइट भी है, वो भी किसका है? थोरियम का ही। थायोराइट और मोनाजाइट दोनों अयस्क है, परमाणु ईंधन। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित परत विद्यमान रहती है। सीसा, जस्ता, क्रोमियम, या फिर टीन। जस्तेदार लोहे में यह जस्ता का ही यूज किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे जंग से बचाने के लिए। चलिए और इसको आप एक बार पढ़ लेंगे। निम्नलिखित में से किस कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? फसल, आलू, सोरघम, सूरजमुखी, मटर। तो मृदा को नाइट्रोजन काफी मात्रा में देती है मटर, याद रखेंगे कौन सा? मटर। चलिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन मदद करता है? तो मटर के पौधे। राइजोबियम आपने पढ़ा होगा, वो पाया जाता है इनके जड़ों में। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईंधन अवयव नहीं है? ईंधन अवयव नहीं है यानी कि फ्यूल मटेरियल नहीं है, फ्यूल कंपोनेंट नहीं है। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, या फिर हीलियम। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। याद रखेंगे कौन सा है? हीलियम नहीं। ठीक है, बाकी सारे चीजों को हम लोग यूज कर सकते हैं फ्यूल के रूप में। अगला है
समान दाब और ताप पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किसका है? अवोगाद्रो, चार्ल्स, बॉयल या ग्राहम? तो समान दाब और ताप पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होगी। ये अवगार्दो का नियम है, ये याद रखेंगे, अवगार्दो का नियम है। बाकी चार्ल्स का नियम, गे लुसाक, अवगार्दो वगैरह का नियम आप आराम से देख के पढ़ेंगे। ये सब क्वेश्चंस किसी न किसी रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं, संभावना बनती है, तो आप सबका नियम याद रखेंगे। बिहार राज्य का बजट वर्ष 2004-05 में 23,885 करोड़ रुपए का था, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर कितना हो चुका है? 2004-05 में मात्र 23,000 करोड़, 24,000 करोड़ मान सकते हैं था। वर्तमान समय में ऑप्शन है 1.17 लाख करोड़, 2.17 लाख करोड़, 3.17 लाख करोड़, 4.17 लाख करोड़। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 3.17 लाख करोड़। याद रखेंगे, एकदम एग्जैक्ट अगर आपको बोला जाए तो 3,16,895.02 करोड़ रुपए। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। पिछले बार कितना था? 2,78,725.72%, 72 करोड़। और वर्तमान और मतलब कितना का डिफरेंस है दोनों के मध्य पिछले साल से इस बार का जो वित्तीय वर्ष है उसमें? तो उसमें 38,169.30 करोड़ रुपए अधिक इस बार बजट बनाया गया। अगला है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बिहार देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में दूसरे नंबर पे आता है। बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रही है? 11.5, 12.5, 13.5, 14.5? आंसर क्या हो जाएगा? 14.5% की दर से। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। 2000 वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीएसडीपी 14.5% वर्तमान मूल्य पर और 9.2 जो है वो स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर्ज की गई है। तो वर्तमान मूल्य पर 14.5%। ठीक है, 2024-25 के बिहार आर्थिक सर्वे के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 10.8%, 11.8, 12.8, 13.8? ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 12.8% की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अब प्रति व्यक्ति आय के बारे में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पहले जो था वो 69,637 रुपये था, जो बढ़ करके 66,828 रुपये हो चुका है। ठीक है, इसका अनुमान है कि हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और ये वृद्धि 7.6% स्थिर मूल्य पर है। और स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितना है? 36,333 रुपये। ये दोनों डाटा याद रखेंगे, 66 और 36। बिहार की प्रति व्यक्ति आय यानी कि हर व्यक्ति को बिहार में हर व्यक्ति का कितना आय है, एवरेज आय, तो वो याद रखेंगे कि 66,828 ये वर्तमान मूल्य पर है और स्थिर मूल्य पर 36,333 रुपये है। ठीक है, चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1,006 प्रति वर्ग किलोमीटर, 1,106 प्रति वर्ग किलोमीटर, 1,206 या 1,306 प्रति वर्ग किलोमीटर? यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति, एवरेज औसत 1 किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं बिहार में? इसका क्या हो जाएगा? 1,106 व्यक्ति 1 किलोमीटर के अंदर बिहार में एवरेज निवास कर रहे हैं। ठीक है, बिहार की जनगणना से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट वो भी आप याद रखेंगे। चलिए 15 मार्च 2024 को बिहार राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें 21 नए मंत्री शामिल किए गए। अब 21 में से 12 भाजपा के और 9 जदयू के थे। आपको बताना है कि मंगल पांडे का कृषि विभाग किन्हें सौंप दिया गया है? विजय सिन्हा, नितिन नवीन, जीवेश कुमार, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर विजय सिन्हा, जो वर्तमान समय में वित्त मंत्री हैं, सॉरी डिप्टी मुख्यमंत्री हैं। तो डिप्टी सीएम जो विजय सिन्हा है वो याद रखेंगे, उन्हीं को याद रखेंगे। उन्हीं को क्या दिया गया? विजय सिन्हा को क्या दिया गया? मंगल पांडे का कृषि विभाग दिया गया। ठीक है, ये ध्यान में रखें। और विजय सिन्हा को, जो जिनके बारे में बात की जा रही है, उनसे पथ निर्माण विभाग किन्हें दिया गया? नितिन नवीन को। और नितिन नवीन का जो नगर विकास आवास था वो किसे दिया गया? जीवेश कुमार को। ठीक है, और मंगल पांडे का जो कृषि विभाग था वो भी विजय सिन्हा को दे दिया गया। चलिए
हाल ही में भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? हाइपरसोनिक, अमेरिकी सोनोबॉय, हाइपरसोनिक मिसाइल, जलवायु निगरानी प्रणाली या फिर समुद्री ड्रोन? किस क्षेत्र में हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, साथ साथ प्रोडक्शन करेंगे? तो इसका क्या होगा? अमेरिकी सोनोबॉय, इसके उत्पादन में ये बनाया जाएगा। हम दोनों साथ मिलके बनाएंगे, यानी भारत और अमेरिका साथ मिल करके, ये याद रखेंगे। ये जो है सोनोबॉय अमेरिका का बना हुआ, ये क्या काम करता है? तो गहरे समुद्र में पनडुब्बी को ट्रैक करता है कि कहाँ पनडुब्बी है। ठीक है, गहरे समुद्र में कहाँ है हमारा पनडुब्बी, ये सोनोबॉय का काम है। तो ये भारत और अमेरिका दोनों साथ मिलकर के प्रोड्यूस करेगी। तो वित्त वर्ष 2024-25 में के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया है? 2024-25 जो फिजिकल ईयर था, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक के बीच भारत की वास्तविक जीडीपी में, जीडीपी मतलब एक साल में कितना उत्पादन हो रहा है भारत में, कितने मूल्य का, तो उससे कितना वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने लगाया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने लगाया है, ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन है 8.2%, 6.4%, 7.5% या 5.9%। कितना लगाया है अनुमान? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6.4%। क्या होगा? 6.4%। ये याद रखेंगे, कितना? 6.4%। ठीक है, आप इससे पढ़ेंगे, ये प्रकाशित हुई हाल में ही। अगला हम माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितने निवेश करने की घोषणा की है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर माइक्रोसॉफ्ट कितना भारत में निवेश करेगी? 1 बिलियन, $2 बिलियन, $3 बिलियन, $4 बिलियन? आंसर हो जाएगा $3 बिलियन। याद रखेंगे, कितना? $3 बिलियन आगे आने वाले 2 वर्षों में निवेश करेगी माइक्रोसॉफ्ट। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? वाराणसी, पटना, भुवनेश्वर, भोपाल? आंसर क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, वहां पे प्रवासी भारतीय दिवस, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी तक चला था। जॉन ड्रामानी महामा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है? केनिया, अर्जेंटीना, घाना, दक्षिण अफ्रीका? आंसर होगा घाना। घाना की राजधानी आकरा। तो अकरा या आकरा याद रखेंगे, घाना की राजधानी है। वहीं पर जॉन ड्रामानी महामा क्या बने हैं? राष्ट्रपति, दोबारा निर्वाचित हुए हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे, ये दोबारा निर्वाचित हुए हैं। विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? हिंदी भाषा के लिए वैश्विक पहल, हिंदी एकता और वैश्विक भागीदारी, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, हिंदी एकता, विकास एकता, विश्व एकता? क्या होगा? हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, ग्लोबल वॉइस ऑफ हिंदी यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। अगला है एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा? श्रीनगर, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु? एरो इंडिया 2025 कहाँ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु में। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। एरो इंडिया में जहाज वगैरह सब का जो है वो मॉडल वगैरह दिखाया जाता है और उसे प्रदर्शित किया जाता है, और जो भी उसमें जो जो भी उसमें इंटरेस्टेड होते हैं वो वहाँ से परचेज करते हैं। ठीक है, सभी कंपनियां अपने अपने जहाज अपने अपने देश से भेजती है, और ये आपको याद रखना है, एरो इंडिया कहाँ हुई है? बेंगलुरु में। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य हाल ही में कौन सा देश बना है ब्रिक्स का? नेपाल, फ्रांस, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया? ब्रिक्स में कौन जुड़ा है? इंडोनेशिया, याद रखेंगे। कौन? इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए। अब ब्रिक्स में इंडोनेशिया शामिल होने वाला 10वां देश है। सबसे पहले ब्रिक्स में 4 देश थे 2009 में, भारत, ब्राजील, चीन, रूस। 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा। बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे अच्छे से याद रखें। 2009 में भारत, ब्राजील, चीन, रूस। 2010 में दक्षिण अफ्रीका। 2024 में इथोपिया, ईरान, मिस्र, यूएई। और 2025 में इंडोनेशिया। ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं किसी न किसी रूप में, ब्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखेंगे। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया?
अमित शाह, एस जयशंकर, चिराग पासवान, ज्योतिरादित्य सिंधिया। भारत पोल पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा अमित शाह। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। ये वर्तमान गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं। इन्हीं ने भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों और इंटरपोल के बीच में सहयोग करने के लिए, याद रखेंगे, भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है। और ये किसके द्वारा किया गया? तो सीबीआई के द्वारा। सीबीआई के द्वारा ये पोर्टल डिजाइन किया गया है, बनाया गया है, विकसित किया गया है। और इससे जो भी भारत का प्रवर्तन एजेंसी है, जैसे असम राइफल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये सब क्या है? एजेंसी, कानून प्रवर्तन एजेंसी। ठीक है, तो इन सब और इंटरपोल के मध्य भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसी और इंटरपोल के मध्य क्या होगा? इससे कम्युनिकेशन में जो है वो अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, हाल ही में FIU-IND और IRDAI के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? बीमा प्रीमियम में कमी, बीमा योजनाओं का विस्तार करना, वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाना। तो आंसर क्या हो जाएगा? मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई में सहयोग को बढ़ाना। FIU-IND और IRDAI के बीच MOU इसी के उद्देश्य से हुआ है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे फिजिकल फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU-IND, ये कहाँ का है? इंडिया का है। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया यानी कि वित्तीय खुफिया इकाई भारत, और किसके साथ? तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। ठीक है, IRDAI, तो इसके मध्य हुआ है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में कितने लोगों को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 10, 14, 17, 19। आंसर हो जाएगा 19 व्यक्तियों को। ठीक है, अमेरिका की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सी है? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम 19 व्यक्तियों को दिया गया। हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? सबसे पोल्यूटेड कौन सा सिटी है दुनिया का? नई दिल्ली, हनोई, पेरिस, ढाका। आंसर होगा वियतनाम की राजधानी हनोई। क्या होगा? हनोई, वियतनाम की राजधानी हनोई। ठीक है, बाकी आप पढ़ेंगे। ढाई ढाई PM से अधिक का जो भी विशेष रूप से जो भी गंदगी है उसको लेकर के ये कैलकुलेट किया गया है। चलिए, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? अचल, प्रबल, भारत, तेजस्विनी। आंसर हो जाएगा तेजस्विनी। क्या है? तेजस्विनी। ठीक है, पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया? पंचायत टू पार्लियामेंट 2.0, जगदीप धनखड़, ओम बिरला, राजनाथ सिंह, अमित शाह। आंसर होगा ओम बिरला। ठीक है, माननीय लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला। ठीक है, उन्हीं के द्वारा पंचायत से संसद पहल का प्रारंभ किया गया। हाल ही में PM मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी? मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, वाराणसी। तो केंद्रीय आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, वाराणसी। कहाँ होगा इसका आंसर? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। याद रखेंगे, रोहिणी। ठीक है, रोहिणी, नई दिल्ली में। हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है? WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसी को फिर से फिक्स करने के लिए, उसका बेस ईयर को फिक्स करने के लिए, तो अमिताभ कांत, रमेश चंद, राजीव कुमार, नंदन नीलेकनी। आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा रमेश चंद। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए कौन सा गठन किया गया है? कमिटी, रमेश चंद कमिटी। हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली? हरियाणा, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश। आरिफ मोहम्मद खान। अभी वर्तमान समय में बिहार के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? 42वें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? विनोद चंद्रन, के विनोद चंद्रन।
अगला है, किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम। महाभारत वाटिका या हो या रामायण वाटिका हो, दोनों उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी कौन सा जगह पे? हल्द्वानी। कहाँ पे? हल्द्वानी। साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जो कि 2025 में किया गया है। 2024 के एथलीटों को, 22 एथलीटों को, 32 या 40 या 42? आंसर हो जाएगा 32 एथलीटों को। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार, 32 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार। हाल ही में यूपी के सीएम ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया? गंगा नदी, रामगंगा, गोमती, राप्ती। आंसर क्या हो जाएगा? राप्ती नदी पर। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। किस नदी पर? तो राप्ती नदी पर। चलिए, संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता? 78वां संतोष ट्रॉफी। पश्चिम बंगाल, मोहन बागान, केरल, सिक्किम। आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, याद रखेंगे। ठीक है, हाल ही में सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? रमेश कुमार सिन्हा, अनुराग कालड़ा, वितुल कुमार, अजय कुमार अग्निहोत्री। आंसर हो जाएगा वितुल कुमार। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? वितुल कुमार। वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई, पेरिस, न्यूयॉर्क, रोम। आंसर होगा न्यूयॉर्क में। मैक्सन कार्लसन और इयान नेपोमनियाची। याद रखेंगे कि इन दोनों ने संयुक्त रूप से पुरस्कार को क्या किया? सहमति जताकर साझा किया। भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किस राज्य में किया गया है? पहला ग्लास सी ब्रिज। तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र। आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, याद रखेंगे तमिलनाडु में। खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? देखिए, वो अर्जुन अवार्ड था। ठीक है, ये है खेल रत्न अवार्ड। 2, 3, 4, 5 खेल रत्न अवार्ड किसे कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो 4 व्यक्तियों को। शतरंज के डी गुकेश को, हॉकी के हरमनप्रीत सिंह को, पैरा एथलेटिक्स प्रवीण कुमार को, और निशानेबाज मनु भाकर को। चारों नाम आपको याद रखने हैं। और किस खेल से कौन संबंधित है वो भी आपको याद रखते चलना है। ठीक है, चलिए अब मैथ का क्वेश्चन है। 20 के 10% में 10 का 20% जोड़े तो क्या होगा? ठीक है, मैं प्रयास करता हूं सॉल्व करने का। देखिए, 20 का 10%, 20 का 10%, ठीक है, में 10 का 20% जोड़े तो, में 10 का 20% जोड़े, 20% जोड़े तो कितना होगा? तो कितना होगा? तो आप अगर गणना करेंगे तो 2 + 2 यानी कि आपको 4 प्राप्त होंगे। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि 4 किससे मैच करेगा। तो 200 का 2% है वो 4 के बराबर होगा। 200 का 2% 4 के बराबर होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। 200 का 2% कितने के बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राम और श्याम किसी काम को करने के लिए 4 दिन काम करते हैं और उसका 60% काम पूरा करते हैं। तब राम छुट्टी पर चला जाता है और श्याम काम को पूरा करने में 8 दिन और लगाता है। यदि राम अकेला सारा काम करता तो उसे कितने दिन लगते हैं? ठीक है, तो फिर मैं प्रयास करता हूं। देखिए, यहाँ पे आपको मैं आपको बता ही देता हूं, आप उसको खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि 60% काम हो चुका है, पूरा हो चुका है। राम और श्याम दोनों के, राम और श्याम दोनों मिल करके कितना काम कर चुके हैं? यानी कि 60%। और 60% को अगर देखा जाए तो वो कितने के बराबर होता है? तो वो याद रखेंगे 60% बराबर 3/5। क्या होगा? 3/5। ठीक है, तो अब आपको बता दिया गया है कि ये जो 60% काम है वो पहले से ऑलरेडी श्याम और राम दोनों मिल करके 4 दिन तक काम करते करते पूरा कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आपको बोला गया है कि शेष काम कितना बचा हुआ है। 3/5 काम अगर हो चुका है तो 2/5 काम बचा हुआ है। और जब 2/5 काम बचा हुआ है तो वो श्याम के द्वारा किया जाता है। श्याम के द्वारा 8 दिन में किया जाता है 2/5 काम। ठीक है,
अब आपसे पूछा जा रहा है कि राम अकेला होता तो कितने दिन लगते, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, आप इसे स्वयं आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि स्पेस उतना है नहीं कि मैं आपको पूरा एक एक लाइन सॉल्व करूँ, आप लोगों को खुद ही ट्राई करने हैं। ठीक है, जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उससे आपको एक्सरसाइज करते रहना है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका याद रखेंगे आंसर 10 दिन होगा। ठीक है, चलिए, अगर फिर भी आपको दिक्कत होगी तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम सॉरी व्हाट्सएप है, और आपको टेलीग्राम लिंक दोनों दिया हुआ है, तो व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कभी दिक्कत हो तो, हालांकि मैं प्रयास करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर देने का। चलिए, अगला है, किसी घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। 216 वर्ग मीटर है अगर क्षेत्रफल, ठीक है, घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो आपको यहाँ पर दो चीज देना है, एक आयतन देख घन का, और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल भी देखना है। तो अगर पृष्ठ क्षेत्रफल 216 है, 216 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका क्यू निकाल लेंगे। क्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, छछा के 36, छाके 216, ठीक है, तो 6 आएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, तो भुजा, भुजा याद रखेंगे, भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पे आप 6 को फिर से करेंगे तो 6 स्क्वायर इक्वल टू 216 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 216। 216 वर्ग मीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हो जाएगा, और 216 वर्ग मीटर आपको आयतन भी हो जाएगा, घन मीटर आपको आयतन भी हो जाएगा, ये याद रखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, 216। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि तरंग 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, किसी स्थान पर उत्पन्न ध्वनि तरंग को एक व्यक्ति 5 सेकंड के बाद सुन पाता है और दूसरा व्यक्ति उसी ध्वनि को 6 सेकंड के बाद सुन पाता है, तो दोनों के मध्य अधिकतम और न्यूनतम दूरी कितनी हो सकती है। ठीक है, तो अब देखिए, एक पॉइंट है, मान के चलिए साउंड यहां से निकल रहा है। ठीक है, साउंड यहां से निकल रहा है। अब यहां से जब साउंड निकल रहा है तो चारों ओर निकलेगा, तो दो स्थिति हो सकता है, एक व्यक्ति यहाँ होगा और जस्ट उसके पीछे एक व्यक्ति होगा। ठीक है, और ये 5 सेकंड में सुनेगा तो ये 6 सेकंड में सुनेगा। और दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, ये ध्वनि है, ध्वनि चारों बगल जा रहा है, तो एक व्यक्ति एक तरफ होगा 5 सेकंड के दूरी पे, और दूसरा व्यक्ति एक तरफ होगा 6 सेकंड के दूरी पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस मात्र 1 सेकंड का है। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 6 5 11 सेकंड का, 11 सेकंड का, और यहाँ पर 1 सेकंड का। ठीक है, अगर 1 सेकंड का डिफरेंस है, 1 सेकंड का डिफरेंस है, तो 1 सेकंड में आपको बता दिया गया है कि 300 मीटर है। ठीक है, तो यानी कि 0.30 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर 11 सेकंड की बात करें, उस स्थिति में जब एक व्यक्ति ध्वनि स्रोत के एक तरफ हो और दूसरा व्यक्ति दूसरे तरफ हो, तो मैक्सिमम दूरी होगी दोनों के मध्य, तो उस समय में 11 सेकंड को गुना कर देंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, 11×3 = 33, यानी कि 3.3 किलोमीटर। ठीक है, 3.3, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर डी दिखाई देगा, 3.3 और 0.3 किलोमीटर। अगला है, पीटर और पॉल की मासिक आय का अनुपात 4:3 है, उनके व्यय 3:2 के अनुपात में है। यदि मास के अंत में, महीने के अंत में प्रत्येक की बचत 600 रुपए है, तो उनकी मासिक आय कितनी होगी। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि मासिक आय का अनुपात कितना है, मंथली इनकम कितना है पीटर का और पॉल का, तो पीटर का और पॉल का। ठीक है, अब देखिए, पीटर और पॉल का मासिक अनुपात कितना है, तो 4:3, यानी कि 4x अगर पीटर कमा रहा है तो 3x पॉल कमा रहा है। अब बोल रहा है कि जो इन लोगों का जो खर्च है वो 3:2 के अनुपात में है। ये कितना, पीटर कितना खर्च कर रहा है, तो 3x खर्च कर रहा है, तो उसके पास सेविंग बचेगा कितना, तो 1x, यानी कि x बचेगा। पॉल 3 रुपए कमा रहा है, 3x कमा रहा है, तो दो दो का ये
खर्च कर रहा है तो इसे भी 1x का ही बचत होगा। तो बचत दोनों का तो सेम है, और बोल रहा है कि प्रत्येक का बचत 600 रुपये है। तो अगर x बराबर 600 है, अगर x बराबर बचत बराबर 600 है, तो उनकी आय कितनी होगी? बचत अगर सेविंग 600 है तो आय कितनी होगी? तो आय तो था 4x और 3x। तो 600 को 4 से गुना करेंगे तो 6 चौके 2400, और 3 से गुना करेंगे तो 1800। तो 2400 और 1800 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, 2400 और 1800। अगला है, यदि आप पंक्ति के दोनों सिरों से 9वें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? ठीक है, तो एक पंक्ति है, एक लाइन है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और बोला जा रहा है कि आप इस तरफ से भी 90 नंबर पे है और इस तरफ से भी 90 नंबर पे है, तो होना कितना नंबर पे चाहिए? तो एक ही व्यक्ति है और दोनों तरफ से बात की जा रही है, तो 9 दूने 18। तो 18 में से एक घटाना है। क्यों? क्योंकि एक ही व्यक्ति को इधर से भी गिना जा रहा है, उधर से भी गिना जा रहा है, तो किसी एक तरफ से गिन रहे हैं। तो 9 और 8, इस तरह से याद रखेंगे, 9 8 17। तो 18 माइनस से 1 17, क्या होगा आंसर? 17। ये भी ध्यान में रखेंगे, कितना? 17। अगला है, उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता हो जो पहला शब्द दूसरे से संबंध रखता है। गुरुत्वाकर्षण को खोजा गया था, टेलीफोन का आविष्कार किया गया। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? आविष्कार। प्रयोग, निर्माण, अन्वेषण, अन्वेषण मतलब रिसर्च होता है, और आविष्कार, तो आंसर क्या होगा? आविष्कार। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण का खोज कौन किया था? तो न्यूटन ने किया था, तो हम लोग बोलते हैं खोज कर किया। लेकिन टेलीफोन का खोज नहीं हुआ था, टेलीफोन का आविष्कार किया गया था, इन्वेंशन किया गया था। उस विकल्प का चयन करिए जिसका पांचवा अक्षर समूह वही शब्द जो दूसरे अक्षर समूह, पहले अक्षर समूह, चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। तो यह आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? NIV। ठीक है, अगला है, उस संख्या का चयन करें जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आता है। तो 3 था, फिर 10 गुना हुआ, फिर 100 गुना हुआ, फिर 1000 गुना हुआ, फिर तो 3000 के बाद क्या होगा? 30,000। 3000 के बाद क्या होगा? 30,000। तो 30,000 कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन सी। और लास्ट है, वो आपको खुद से सॉल्व करना है, लेकिन चलिए मैं भी सॉल्व कर ही देता हूँ। अमित वाय बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, अमित वाय बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, पहली बार जाता है, यहाँ पे देखेंगे सभी मोड़ 90 डिग्री पर है। ठीक है, सभी मोड़ 90 डिग्री पे है। पहली बार चलना प्रारंभ करता है तो 8 किलोमीटर चलता है उत्तर के तरफ, फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है 11 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है 15 किलोमीटर। ठीक है, और फिर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है और जेड पर रुक जाता है, फिर 3 किलोमीटर किधर ड्राइव करता है? दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पहुंच चुका है 3 किलोमीटर। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 12 और 15 के मध्य कितना का डिफरेंस है? तो 3 का ही डिफरेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक आपसे पूछा जा रहा है तो क्या होगा? 3। तो पूर्व के अब किस डायरेक्शन में जाएगा? तो इस डायरेक्शन में, इस तरफ क्या है? इस तरफ पूर्व है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, और नीचे साउथ है। तो पूर्व के तरफ जाएगा 3 किलोमीटर, पूर्व की ओर 3 किलोमीटर, याद रखेंगे कितने? पूर्व की ओर 3 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। आप लोग प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर लें।